मैं तेरी आदत का मारा, मैं तेरी आदत का मारा, मैं तेरी आदत का मारा, बस हर जगह हर वीडियो के नीचे बस इसी गाना। भाई क्या हो गया, नावल ही है। कर देते हैं इसको भी अपलोड कर देते हैं। इस पर क्या है, एपिसोड इसकी 3rd है, लाइक पार्ट 3rd। मैं तेरी आदत का मारा बाय दिया ज़हरा नूल्स। आप लोग तो ऐसे क्रेजी हो रहे थे, पता नहीं खाने वाली चीज़ है कोई। खैर हम तो बस खाने वाली चीज़ या सोने के लिए क्रेजी हो सकते हैं। सोना, नींद, ठीक है ना, गोल्ड नहीं। ओके जी, अगर आपने ये करवा ही लिया है मुझसे तो प्लीज़ इसको शेयर भी कर देना, ठीक है। लास्ट इसके 2 पार्ट्स पे इतना गंदा रिस्पॉन्स है और चाहिए आपको मैं तेरी आदत का मारा। चलें जी, अब शेयर भी कीजिएगा और प्लीज़ शेयर कीजिएगा। और चलें इसके पार्ट 3 को रिजॉर्ट करते हैं। ये तुमने मुझे बोलने क्यों नहीं दिया मरवा? आज तो फ्री क्लास में बाहर कदरे अलग कोने में बैठे बोली थी, सर्दी से हिलते हाथ मलते उसने शाल कंधों पर दुरुस्त की। यार तुम पता नहीं क्या बोलने वाली थी, देखो कितना गुड लुकिंग है वो, और मेरे ख्याल से तुम्हें पसंद भी करता है, मरवा ने मुस्कुराते कहा। तो आरजू ने मुंह बगाड़ा तो मरवा ने से घूरा। सो सॉरी कि हमने इसका ये थीम कर लिया, क्योंकि पीडीविश का मैंने चेंज नहीं किया था। इस तरह ओनर को चैनल पे इशू आ सकता है, तो इस वजह से मैंने ये वाला कलर कर दिया। वैसे तो नज़र आ रहा है, और बाकी का मैं पढ़ रही हूँ तो कुछ ही रीजर्स होते हैं पढ़ने वाले। तुम्हें इससे बात करनी चाहिए, मरवा ने आसानी से कहा। आरजू ने से आंखें दिखाई। तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया मरवा की बच्ची, घर के हालात बता रही हूँ मैं तुम्हें, और तुम लड़के तलाश कर रही हो मेरे लिए, मासी हकीमा। आरजू नफ़ी में सर हिलाते बोली। मरवा ने माथे पर हाथ मारा, गोया उसकी अकल पर मातम किया हो। यार दानियाल डैशिंग था, हैंडसम था, क्या कमी थी उसमें? बस तुम्हें थोड़ी चीज़ों से रोकता ही था, लेकिन नहीं, तुम नहीं मानी। अब देखो मामला जैसा चल रहा है वैसे चलने दो। जब बात थोड़ी ठंडी हो जाएगी तो तुम कह देना मैं किसी और को पसंद करती थी। इस तरह दानियाल के घर वालों को कोई उम्मीद नहीं रहेगी, और अगर वाकई दराब तुम्हें पसंद करता है तो फिर तो बात बन जाएगी। मरवा चहकते हुए बोली। आरजू ने मुंह बिगाड़ते उसकी बात सुनी थी। काम ख़राब ही कर दिया दोस्ता, लेकिन सब मुझे गलत समझेंगे। आरजू ने नफ़ी में से हिलाया। ठीक है, तुम एक बार दराब से बात कर लो, अगर तुम्हें ठीक लगे तो ठीक, वरना मत करना, किसी का दिल तो नहीं तोड़ते। मरवा उसे समझाने वाले अंदाज में बोली। मरवा मैडम आरजू की बेस्ट फ्रेंड थी, और इन दोस्तों में से थी जो दूल्हे की सेटिंग करके अपनी बेस्ट फ्रेंड के राज़ व न्याज़ बता देती हैं, और फिर बाद में उसी बेस्ट फ्रेंड के दुखड़े भी सुनती हैं। अच्छा छोड़ो इन बातों को, मैं अमेरिका जा रही हूँ, आरजू ने अफसोस से कहा। तो मरवा ने फैली आंखों से उसे देखा। क्यों? मरवा हैरत से बोली, और फिर आरजू ने पूरी पूरी बात शुरू से एंड तक मरवा को बताई, जो पहले सरसरी सी बताई थी। ओ यार मान जाओ तुम, मरवा अफसरदगी से बोली। तो आरजू ने सर झटकते नफ़ी में सिर हिलाया और उठ खड़ी हुई। इनकी क्लास शुरू हो चुकी थी। वह दोनों वहाँ से क्लास में चली गई, जबकि मरवा की बातें दराब के बारे में आरजू के जहन में चल रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था वो दराब को रिस्पॉन्स करे या ना। दानियल के लहजे के दिमाग में वो लड़का घूम रहा था। वो कई बार अपना सर झटक गया था। उसने पक्का इरादा किया था वो आरजू के मामलात में शामिल नहीं होगा, मगर वो आज़ाद रहकर ज़माने में जीना चाहती है तो वो जी सकती है। दानियल स्वीट खान एक लफ्ज़ भी नहीं कहेगा, और उसने ऐसा ही किया था, वरना तो उस लड़के के बढ़ते कदमों पर उसकी टांगें तोड़ देता वो। इड्डा है। वो फाइल खोले, सर उसमें दिए पूरा ध्यान फाइल पर दे रहा था। कई की हीरो वैसे तोड़ भी सकते हैं। जब उसने शिद्दत से फाइल टेबल पर पटक डाली थी। आरजू खान कुछ ऐसा मत करना कि हमारी इज्जत पर हर्फ आए। वह जबड़े भींच गया, आगे भट्टी की मानी सुलग रही थी। वो ऑफिस रूम से निकला और बाहर बने कैबिन की जानिब बढ़ गया। रफ़ीक साहब, कुर्सी घसीट कर वो इस पर बैठते बोला। सामने रफ़ीक साहब काम कर रहे थे। वो इसकी कंपनी के आला ओहदेदार थे, और वो तब से दानियल की कंपनी में काम कर रहे थे जब दानियल की उम्र 15 से 16 साल थी, और अब तक ईमानदारी से यहाँ पर टिके हुए थे। दानियल उनकी बहुत इज्जत करता था। अक्सर जब वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता, सारा स्टाफ रफ़ीक साहब को मदद के लिए पुकारता था, क्योंकि दानियल उनकी अक्सर की बातें मान जाया करता था। सर क्या हुआ? वो चश्मा आंखों से उतारते शफकत मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए बोले। प्लीज़ रफ़ीक अंकल, सर मत बोला करें। वो नफ़ी में सिर हिलाते बोला तो मुस्कुरा दिया। क्या हुआ? थके थके से लग रहे हो, सब ठीक है? आरजू बेटी ने फिर परेशान कर दिया। आरजू तो बड़ी फेमस है। रफ़ीक साहब लब दबाए बोले। दानियल ने टेबल पर सर टिका दिया। बचपन से लेकर अब तक आरजू और दानियल खान की लड़ाई झगड़ों की दास्तान से वो अच्छी तरह वाकिफ़ थे। अक्सर उनके शदीद गुस्से में आने की वजह आरजू खान ही होती थी। बेटा मत झगड़ा किया करो, तुम आगा जी तो तुम्हारी शादी करने वाले हैं ना? रफ़ीक साहब ने मोहब्बत से उसे समझाते कहा। तो दानियल ने सर सिया भरते उन्हें देखा। आगा जी और रफ़ीक साहब काफ़ी अच्छे दोस्त थे। वो अक्सर उनसे मिलने जाया करता था। शुक्र है मैं बच गया, दानियल हंसते हुए बोला। तो रफ़ीक साहब ने उसे घूरा। क्या मतलब? वो भूए सकेड़े बोले। आरजू आपकी प्यारी नन्ही मुन्नी बेटी मुझसे शादी करने पर नहीं मानी। पहली बार उसने कल का काम किया।
वो हंसते हुए बोला, लेकिन उसे शदीद गुस्सा आया था आरजू पर उस लड़के को लेकर, जिसे वो जाहिर नहीं कर रहा था। रफ़ीक साहब हंस दिए उसके अंदाज पर। अब बताएं रानिया कैसी है? उसने रफ़ीक साहब की बेटी का जिक्र किया था जो यूनिवर्सिटी के सेकंड सेमेस्टर में थी। वो ठीक है, अल्लाह का करम है। वो मुस्कुरा कर बोले तो वो उठ गया। एक हल्की मुस्कुराहट इनकी जानिब उछालता है वो उनके कैबिन से बाहर निकल गया। रफ़ीक साहब से बात करके उसे अच्छा लगता था। हाँ हाँ हाँ, देखो ज़रा कैसा फ़कीरों की तरह बैठा है, डैडली गैंगस्टर। खावर हंसते हुए बोला। उसके सामने पड़े टेबल पर उसने गन रख दी थी। अलेक्जेंडर बस सर्द सी मुस्कुराहट से दूर खड़े तारक को देख रहा था, जिसने उसके साथ दगा किया था। तारक का हलक खुश्क हो रहा था। पैसा फेंको तो सब बिकता है, तुमने क्या समझा हर चीज़ पर तेरा राज है? मेरे ऑर्डर तो हथियार हथियार लेगा तो मैं क्या हाथ पर हाथ धरे बैठा रहूँगा? उसने इस्तज़ाइया उन नज़रों से अलेक्जेंडर को देखा, घुटनों के बल ज़मीन पर बैठा था। उसके हाथ ऊपर क्रॉस करते सर से गुजरते कंधों के पीछे लटक रहे थे। उसने मुट्ठियों को बाहम जोड़ रखा था। खावर चलता हुआ इस तक आया और उसके सर पर से हैट उतार दी। अलेक्जेंडर के चेहरे पर खतरनाक हद तक सर तासरात छाए थे। धोखा गैंगस्टर, धोखा ऐसी चीज़ है जो किसी भी चीज़ में तहलील होकर आहिस्ता आहिस्ता बर्बाद करता है। खावर उसकी जानिब झुकते मतमसनूई अफसोस से बोला। अलेक्जेंडर ने हाथ में पकड़ी पिन उसकी गर्दन में प्रविष्ट की थी। वो तड़पते हुए ज़मीन पर गिरा। उसके हाथ में एक यकदम उसकी जानिब बढ़े थे। तारक ने हलक तर किया। उसने पीछे की जानिब कदम बढ़ाए थे। खावर के आदमियों ने अफरा तफरी में अलेक्जेंडर पर अपनी गन्स तान दी। अगर मौत नहीं चाहते तो दफ़ा हो जाओ, वो सफाकियत से बोला था। खावर ज़मीन पर लेटे तड़प रहा था। ओए, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे बॉस को मारने की? चल ठीक कर इन्हें। एक आदमी गन का दबाव अलेक्जेंडर की कनपट्टी पर देते बोला। अलेक्जेंडर ने सर्द मुस्कुराहट के साथ उसे देखा। अगले 1 मिनट में वो तमाम लोग ज़मीन-बोस थे। कासम अंदर आते अपने आदमियों के साथ इन्हें अपनी नींद सुला चुका था। तारक ने भागने की कोशिश की तो कासम ने उसे भी पकड़ लिया था। आज अलेक्जेंडर को वहाँ जाना था जहाँ डीलिंग का सामान पहुँचाना था। तारक उसे वहाँ लेकर जाने वाला था, लेकिन तभी उसने बड़ी हिम्मत दिखाते अलेक्जेंडर के आगे कुछ स्प्रे किया था। अलेक्जेंडर ने घूमते सर से उसे गाड़ी से बाहर निकलते देखा। वो समझ गया था उसके साथ धगा हुआ था, जिसकी सिर्फ एक ही सज़ा थी, मौत। अलेक्जेंडर ने हैट उठाकर सर पर रखी। खावर अभी ज़मीन पर तड़प रहा था। तुम्हें पता है तुम बेमौत मारे गए हो? तुम बच सकते थे अगर तुमने मेरी हैट मेरे सर से ना उतारी होती। वह सर्द लहजे में बोला। मज़ीद 5 मिनट सिर के और खावर ने दम तोड़ दिया। अलेक्जेंडर ने तारक की तरफ देखा। अलेक्जेंडर, मैं लालच में आ गया था, माफ़ कर दो मुझे। तारक हाथ जोड़े बोला। अलेक्जेंडर ने सर्द मुस्कुराहट से उसे देखा और तारक को एहसास हुआ अब उस मुस्कुराहट के बाद माफ़ी मिलना नामुमकिन था। लालच, मुझसे मांग लेते पैसे। तुम वैसे भी मेरे बहुत काम आए थे, मैं तुम पर से वार कर फेंक देता, लेकिन धोखा मुझे पसंद नहीं। वो इसकी जानिब झुकते बोला। तारक की आंखों में खौफ फैल गया। वफा से मांगो तो जान हासिल, और अगर दगा दो तो मौत हासिल। वह सर्द वहशी लहजे में बोलता अपने लॉन्ग कोट की जेबों में हाथ डाले वहाँ से हट गया। वह जब दरवाजे से उस जगह से बाहर निकला तो उस गोली की आवाज़ सुनाई दी थी। वह खामोशी से वहाँ से निकल गया। एक खामोश तूफान जो बर्बाद करने के बाद एकदम से गायब हो जाता है, बिल्कुल वैसा ही। मामा, आप क्यों बात नहीं कर रही मुझसे? आर्जुन के कमरे में जाते बोली। रुखसार बेगम ने उसे देखते रुख फेर लिया। वह थोड़ी देर पहले कॉलेज से लौटी थी और अब इनके आगे पीछे घूम रही थी। तुमने बात करने लायक छोड़ा है मुझे आरज़ू? रुखसार बेगम गुस्से से बोली थी। आरज़ू ने हकारा भरा। मामा, आप उस दानियल की वजह से मुझसे नाराज़ हैं? आरज़ू मुंह फुलाए बोली। नहीं आरज़ू, सिर्फ दानियल की वजह से मैं तुमसे वजह से नहीं। तुमने कितनी बदतमीज़ी की आगा जी के सामने। तुमने माफ़ी मांगने तक गवारा नहीं किया। तुम्हारी तरफ से तो सब भाड़ में जाएं। रुखसार बेगम भड़क उठी थी। आरज़ू को भी अपनी गलती का एहसास हुआ था। वह शर्मिंदगी भरी नज़रों से इन्हें देख रही थी। मम्मा, मैं मांग लूँगी माफ़ी, आप तो बात करें मुझसे, फिर न जाने कब आमने सामने बात हो। वह याद से बोली। माँ और दानियल के निकाह को अब बस कुछ दिन ही तो रह गए थे, फिर उसे भी यहाँ से चले जाना था। मैं भी बाकी सब में ही शामिल हूँ। आरज़ू, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुमसे बात करूँ तो आगा जी से माफ़ी मांगो, मैं मांग लूँगी। आरज़ू ने जल्दी से उनकी बात काटते कहा तो रुखसार बेगम ने गुस्से से उसे आंखें दिखाई और उसके कंधे पर अच्छा खासा थप्पड़ सीध कर दिया। पूरी बात सुन लो पहले। बस वक्त गुस्से से बोली तो आरज़ू ने कंधा मसलते इस बात में से लाया। हमारी मम्मा भी ऐसी ही करती हैं, मजाक मजाक में कभी इतनी सख्ती से मारती हैं, फिर मारती जाती हैं। न जाने मम्मा के हाथों में इतनी जान कहाँ से आ गई। आरज़ू सोच के रह गई। वाकई आगा जी से अपनी गलती की माफ़ी मांगो और इन्हें बोलो तुम राज़ी हो दानियल से शादी पर। रुखसार बेगम बोली तो आरज़ू ने लब भींच दिए थे। मामा, बस आरज़ू, अगर तुम दानियल से शादी नहीं कर सकती तो मुझे भी भूल ही जाओ। तुम्हारी माँ भी तुमसे बात नहीं करेगी। तुम अपनी ज़िंदगी जी लो आज़ादी से। वैसे भी अमेरिका में तुम्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा। सुफियान को भी हम लोग मना कर देंगे। रुखसार बेगम अटल लहजे में बोली। आरज़ू ने आंखों में पानी लिए माँ को देखा। उसकी आंखों से आंसू फिसले, लेकिन रुखसार बेगम अपना दिल सख्त कर गई। वो आरज़ू के आंसू से पिघलना नहीं चाहती थी। वह भागते उनके रूम से निकली थी और अपने रूम में जाकर बंद होगी। काला मुँह तुम्हारा नीले पैरों, पता नहीं कब जान छोड़ेगा।
वो दानियल को याद करके कड़वे मुंह बनाती बोली थी। उसकी आंखें और लहजा नम था। उसे शदीद रोना आ रहा था, जैसे वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। मोबाइल पर होती बेल ने उसका ध्यान अपनी जानिब मबसूल करवाया था। उसने सूसू करते मोबाइल उठा कर देखा। दिल एकदम तेज़ी से धड़का था। सामने सुबह वाले लड़के का नंबर था। आज ने कॉल काटनी चाहिए थी, पर लेकिन फिर आंखें साफ करते कुछ सोचते उसने गैस प्रेस करके कान को लगा लिया। कौन? वो लब दबा कर बोली। हाय, ऐसे मत बोले, मुझे लगा था आपने मुझे याद रखा होगा, लेकिन कसूर आपका नहीं, आपके हुस्न का है। हसीन लोग कहाँ इतनी नवाजिश करते हैं। आप लोगों को बोला जा रहा है, आप लोग भी हसीन है ना। वो बड़े नरम लहजे में बोला। उसकी आवाज़ बहुत खूबसूरत थी। आरज़ू ने दिल से इतराफ़ किया था। आप फ़ोन क्यों किया है? वो ठहर कर बोली। उसके गाल खुद ब खुद दहकने लगे। उसने दाएं हाथ दाएं गाल पर रखते अपनी हंसी दबाने को दांतों तले लब दबा लिए। उसके गाल का गड़ा रोनमा होता उसे हसीन तर बना गया था। बताया तो था, क्या बार बार सुनना चाहती हैं आप? दूसरी जानिब से शौक आवाज़ उभरी। आरज़ू ने सर झटका मोबाइल हाथ की मदद से दूर करते लबों पर हाथ जमाते कहका रोका। अक्सर किसी रोक नंबर से कॉल आ जाए ना, तो हमें भी ऐसी हंसी आती है। मतलब लाइक कभी कभी हम जब काम कर रहे हो और ऐसे आ जाए ना, तो बहुत गुस्सा आता है। ऐसे एक मरतबा हमारी मम्मा को हमारी मम्मा के पास मोबाइल था, तब रॉन्ग कॉल आ रही, तो मम्मा ने एक मरतबा कहा अल्लाह करे तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाए। इसके बाद कॉल ही नहीं आई। बड़ा परेशान कर रहा था वो। मुझे बात नहीं करनी। वो मेरी दोस्त वैसे ही बोल गई थी, प्लीज़ मुझे कॉल मत करें। इस मरतबा आरज़ू ज़रा सख्त लहजे में बोली। क्यों? दूसरी जानिब से उदास सी आवाज़ उभरी। बस मेरी मर्ज़ी, अब यहाँ कॉल मत करना। आरज़ू ने रिसानियत से कहते कॉल काट दी। अजीब सा एहसास उसे अपनी लपेट में ले रहा था। अपनी तरफ उठती कई मर्दों की नज़रें उसने महसूस की थी, लेकिन दराब की आवाज़ में अजीब सा सहर था। मोबाइल पर फिर से कॉल आने लगी थी। आरज़ू ने झुंझला कर बगैर देखे मोबाइल कान से लगाया। बोला ना कॉल मत करो। वो गुस्से से बोली थी। क्या हुआ बेटा जी, खैरियत है? बाप को ही डांटे जा रही हो? मसनूई शिकवा मोबाइल के स्पीकर से उभरा। आरज़ू ने फ़ोन कान से हटा कर देखा और माथे पर हाथ मारते वापस लबों पर ज़बान फेरते मोबाइल कान को लगाया। बाबा कैसे हैं आप? वो मोहब्बत से बोली थी। चेहरे पर मध्यम मुस्कुराहट छा गई। ठीक हूँ बाबा की जान, आप कैसी हैं? वो मोहब्बत भरे अंदाज में बोले। आरज़ू ने ऐसे बात में सिर हिलाया जैसे वो सामने मौजूद हो। आई रियली मिस यू बाबा। आपको पता है दानियल ने क्या किया मेरे साथ? मुझे नुकरानी बना दिया, मुझसे अपने सारे कपड़े धुलवाए और तो और मुझे स्टोर में बंद कर दिया। आरज़ू मेरी बात सुने बेटा। वो मासूमियत से बोलते ही जा रही थी जब शहीर साहब ने इसे टोका। जी बाबा। ज़मीन को तकते वो आहिस्ता आवाज़ में बोली, जैसे उसे पता चल गया हो उसके बाबा क्या कहने वाले थे। आगा जी नाराज़ हैं आपसे, है ना? आपने इनकार क्यों किया? तो आखिर वही हुआ जिसका डर था। बात दुबई में बैठे शहीद साहब तक भी पहुंच गई। बाबा मैं माफ़ी मांग लूँगी आगा जी से, लेकिन मुझे दानियल से शादी नहीं करनी। वो उदासी से बोली। मेरे कहने पर भी नहीं बेटा। वो मान से बोले। आरज़ू ने ज़बत से लब खींच लिए थे। हमेशा उसके बाबा ने उसकी ख्वाहिश पूरी की थी, और अब एक बात थी जो वो बड़े मान से बोल रहे थे। आरज़ू अजीब कश्मकश में पड़ गई थी। बाबा आप नाराज़ हो जाएंगे अगर मैं ना कहूँगी। वो ज़मीन को घूरते ज़मीन पर पाँव के अंगूठे से कुछ बनाते बोली। हाँ शायद। वह गहरी सांस लेकर बोले। आरज़ू की आंखें छलक पड़ी थी। उसने लबों को दबाकर सिसकी रोकी। दानियल तुम्हारी हमेशा हिफाजत करेगा आरज़ू। उनकी बात मुकम्मल भी नहीं हुई थी जब आरज़ू ने फ़ोन रख दिया। आंखों पर एक हाथ रखते वो रोने लगी थी। उसके आंसू फिसलते गालों पर बहने लगे थे। आहिस्ता आहिस्ता दिन गुजरने लगे थे। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, माँ की फ़िक्र बढ़ती जा रही थी। अजीब जान सूली पर लटकी थी, ना किसी को बता सकती थी, ना निकाह कर सकती थी। आरज़ू ने उस दिन के बाद अपने बाबा का फ़ोन पिक की ना किया। हर कोई इसे समझा कर थक गया, लेकिन आरज़ू की ज़िद थी। उसने नहीं माना था, वो नहीं मानी थी। कल तुम्हारे बाबा आ रहे हैं। रुखसार बेगम ने सरसरी से नज़र उस पर डालते कहा। अच्छा, वो तो परसों आने वाले थे। वो माँ के नाराज़ चेहरे को देखते बोली। माँ के निकाह में शिरकत करना चाहते हैं वो। उन्होंने आरज़ू खान को अपनी अँखियों से देखते कहा था। आरज़ू लबीचे इस बात में से हिला गई। सबकी बेरुखी आरज़ू को अंदर ही अंदर से मार रही थी, लेकिन वो भी डटी रही थी। उसे शादी नहीं करनी थी, तो वो किसी सूरत हाँ नहीं करने वाली थी। माँ फिर तुम तो यूनिवर्सिटी नहीं जाओगी? मैं कॉलेज जा रही हूँ। वो उठते हुए बोली। किसी ने भी उस पर तवज्जो नहीं दी थी। वो कंधे उचकाते बाहर निकल गई। खान बाबा गाड़ी निकाले। वो बोली तो खान बाबा ने इस बात में सिर हिलाया था। वो गाड़ी में जाकर बैठ गई। जब खान बाबा गाड़ी से उतरे और फ्रंट सीट पर दानियल आकर खामोशी से बैठ गया। आरज़ू ने किताब से सर उठाकर चौंक कर उससे देखा। खान बाबा आप मुझे लेकर जा रहे हैं तो जाएं, वरना मुझे नहीं जाना। वो गाड़ी से उतर गई। दानियल ने लब खींच लिए थे। आरज़ू को वो किसी भी किस्म की हमाकत नहीं करने देना चाहता था, तभी वो खुद उसे छोड़ने जा रहा था। हम तो ऐसा वैसा ही कुछ समझ रहे थे। लाइक उसे लाइक करता है, लेकिन उस दिन बीच सड़क में उसका छोड़ जाना वो कहाँ भूली थी। खामोशी से गाड़ी में बैठो। वो गाड़ी से बाहर निकलते फ्रंट डोर ज़ोर से बंद करते बोला। आरज़ू ने तीखी नज़रों से उसे देखा। क्यों? आज आप मेरे भाई बन गए हैं, या बाप, या फिर नौकर? ये कभी कभी ज़्यादा नहीं बोलती। वो आंखों में गुस्सा भरे बोली। दानियल सफ़ी खान ने मुठ्ठियाँ बीच ली थी। गाड़ी में बैठो आरज़ू, बैठो
खामोशी से। मैं नहीं चाहता तुम हमारी इज्जत का तमाशा लगाओ, वो ढके चुपे अंदाज में बोला। आरजू ने चौंकते उसकी बात पर से देखा। आखिर क्या मतलब इस बात का? मुझे नहीं जाना आपके साथ। खान बाबा छोड़ कर आएंगे तो मैं चली जाऊंगी, वरना हरगिज नहीं जाना मुझे, वह तड़क कर बोली थी। फिर वहीं रोब जमाता लहजा दानल का उसे एक आंख नहीं भा रहा था। ठीक है, मत जाओ, अंदर जाओ। फिर वो जेबों में हाथ डालते बोला। आरजू का दिल किया उसके सुकून अमेज चेहरे को नोच डाले। मेरी मर्जी, मैं जहाँ मर्जी जाऊँ, जलील इंसान, वो गुस्से में कहती अंदर की जानिब बढ़ गई। दानल ने पीछे जबड़े भींचे थे, वो गुस्से में कुछ भी बोल देती थी। वो तने चेहरे समेत गाड़ी में बैठा और ऑफिस के लिए निकल गया। सुबह से दोपहर हो गई और आरजू कलस रही थी। एक तो दाना सफ़ी खान की वजह से उसे बेहद गुस्सा आ रहा था, दूसरा वो दराब नाम का आज़ार जान ही नहीं छोड़ रहा था। या बार बार नंबर तब्दील करके आरजू को कॉल कर देता और पिछले कुछ दिनों से घर में लेटर्स भी भेज रहा था। आरजू से चाहती थी, क्या मुसीबत है तुम्हें? दानल का गुस्सा शायद दराब पर निकलने वाला था। वो गुस्से से उखड़े लहजे में बोली, तमीज़ से बात करे मोहतरमा, बहुत हो गया नाटक, अब मुद्दे पर आते हैं। खामोशी से मुझसे मोहब्बत का इकरार करो, वरना। दराब के लहजे में इस बार अजीब सी पुरस्रारी थी। आरज़ू को उसकी आवाज़ अब जहर लगी थी। वरना क्या? वो भंकारी थी शदीद तेश में। वरना तुम खुद देख लो, वह तंजिया लहजे में बोला। आरज़ू ने मोबाइल कान से हटा कर देखा। व्हाट्सएप नोटिफिकेशन था। आरज़ू ने ओपन किया तो बेसाख्ता उसकी हाथों से फ़ोन गिरते गिरते बचा था। ये सब क्या है? आरज़ू का लहजा लड़खड़ा गया। कैसी है? अगर मैं इन्हें तुम्हारे घर वालों को दिखा दूँ तो? खबात से भरपूर आवाज़। आरज़ू ने हैरत से फिर मोबाइल को देखा। ये उस दिन की पिक थी जब दराब ने आरजू को गिरने से बचाया था। वो तस्वीरें बहुत मुख्तलिफ एंगल से ली गई थी, जहाँ एक पिक में दराब आरजू के कमर में हाथ डाले खड़ा था और दूसरी तस्वीर में वो इसकी जानिब इस अंदाज में झुका हुआ था कि कोई भी देखता तो गलत ही समझ लेता। क्या चाहते हो तुम? घर वालों को याद करते आरजू की आंखें नम हुई थी। सबसे बढ़कर दानियल को याद करती उसकी आंखें फैल गई। इंसान ऐसे भी होते हैं, आरजू सोच कर रह गई। वो लड़का जिसकी आवाज़ पर उससे सराह रही थी, वो ऐसा निकलेगा, आरजू ने सोचा भी ना था। इंसान तो गिरगिट से भी ऊपर होते हैं, तुम क्या जानो। ऐसे रंग बदलते हैं, गिरगिट भी हैरान रह जाता है। अभी तो मोहब्बत के इजहार, फिर 2 दिन बाद मुलाकात। वह शौकी से बोला। आरजू ने बेबसी से मोबाइल को देखा और फ़ोन खटाक से बंद कर दिया। वह तो समझ रही थी दराब खान अच्छा लड़का है और मरवा ने भी तो यही कहा था। फिर ऐसे कैसे सच शुक्र था कि उसने मरवा की बात नहीं मानी थी। आरजू खान जैसा लोगों को सोचती थी, वो वैसे नहीं थे। अभी तो ऐसी बहुत सी चीज़ें थी जो इस पर आश्कार होनी बाकी थी। आरजू का दिल घबराने लगा था, आंखों से आंसू फिसल कर नीचे गिरने लगे थे। मैसेज नोटिफिकेशन टून बज रही थी। बार बार मैसेज आ रहा था, मगर आरजू को होश ही कहाँ था। उसका दिमाग माउफ हो रहा था। क्या घर में ऐसी सिचुएशन थी कि कोई उसकी बात का यकीन कर लेता? हरगिज़ नहीं। सब उसी को गलत समझेंगे। वो क्या करे? मैं ये पिक्स तुम्हारे घर के सामने के साथ पूरे सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगा, अगर अभी तुमने मुझसे मोहब्बत का इकरार नहीं किया तो। मुझे तो समझ नहीं आती, ये जो लड़के ऐसे कहते हैं मैं वायरल कर दूंगा, ऐसा कुछ भी उनके पास पता नहीं कौन सी टेक्नोलॉजी होती है। इधर मेरा नावल वायरल नहीं हो रहा, इतनी मेहनत से मैं पोस्ट करके रिकॉर्ड करके ओनर को देती हूँ और आप लोग इतना गंदा रिस्पॉन्स देते हैं। एक और धमकी भरा मैसेज जिसे देखते आरजू की रूह फना हुई थी। वो रोते हुए नफ़ी में से हिला कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। वो आरजू खान थी हर चीज़ का जवाब देने वाली, लेकिन आज इस सिचुएशन में उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। नहीं प्लीज़, इसने मुश्किल से टूटा फूटा मैसेज सेंड किया था। जल्दी करो, मैं वेट कर रहा हूँ, उसके बाद तुम्हें जगह बताऊँगा और अगर तुम ना आई तो मैं तुम्हारे घर आ जाऊँगा। आरजू की रूह फना हो रही थी। उसने कांपते हाथों से आंसू साफ किए थे। आई लव यू दराब खान। चल भाई, रोला पै गया, पैया ना हूँ, रोला पड़ जाना है, शहर विच रोला पै गया। कांपते हाथों से बगैर सोचे समझे आरजू ने मैसेज टाइप कर दिया। दूसरी जानिब से फ़ौरन जवाब दिया गया था। आरजू की आंखें बार बार धुंधला रही थी। ओके गुड गर्ल, बहुत खूबसूरत हो तुम, बारबी डॉल। अब कल एड्रेस भेजूंगा, आ जाना, तुम्हारी खूबसूरती महसूस भी तो करनी है। मैसेज पढ़ते आरजू उसकी बात का मतलब समझते अंदर से सहम गई थी। वो हाथों में चेहरा छुपाए फूट फूट कर रो दी। जब मोबाइल पर फिर से कॉल आने लगी, आरजू खौफ से मोबाइल को देखने लगी, लेकिन मरवा की कॉल थी। आरजू यार मैं जल्दी में हूँ, बस इतना कहने को कॉल किया कि परसों फिजिक्स का बहुत अहम टेस्ट है, सर ने कहा है इसमें से मार्क कम आए तो फाइनल में भी कम ही आए होंगे। मरवा ने बगैर उसकी सुने कॉल रख दी। जब आरजू ने मोबाइल दूर फेंक दिया था, वो वापस से रोने लगी थी। जब बाहर से कुछ आवाज़ें आने लगी, आरजू ने आंसू साफ किए और बाहर की जानिब भागी। क्या हुआ? माँ को बेहोश कमरे में ले जाते देख वो इसकी जानिब लपकी थी। सब लोग खामोशी से खड़े थे। सफ़िया बेगम के हाथ पाँव फूल गए थे बेटे की उस हालत में देखकर। थोड़ी देर में ही डॉक्टर आ गई। माँ का बीपी बुरी तरह लो था। वो कुछ मेडिसिन देती वापस चली गई। आरजू ने माँ के मुरझाए चेहरे को बगौर देखा था। वो अपनी फिक्र भूल गई थी। बेटा क्या हुआ, कुछ खाया नहीं था क्या? नूर बेगम माँ को देखते मोहब्बत से बोली और आयशा को इशारे से कुछ लाने को कहा। जो इस बात में से लाती बाहर निकल गई। थोड़ा सा भी खा ले तो मैं मोटी हो गई हूँ, यही कहने लग जाती हैं लड़कियाँ, फिर गिरती रहती हैं। आलिया अंगूर के दाने मुंह में डालते बोला। रुखसार बेगम ने उसे घूरा। मैं तो जब भी सब पढ़ा है ना खाता ही रहता, लगता है मेरा भाई है। तुम किसी के लिए छोड़ो तो कोई खाए। बोले नूर बेगम ने भी उसे डिप्टा मुंह बनाता वहाँ से चला गया।
माँ गुमसुम सी लेटी थी, इसे तो कल होने वाले तमाशे की फ़िक्र सता रही थी। मुझे आराम करना है मम्मा, वो सफ़िया बेगम को बोलती कंप्यूटर मुँह तक ओढ़ के। सब ने फ़िक्रमंदी से एक-दूसरे को देखा और कमरे से निकल गए। आरज़ू ने भी बाहर की जानिब कदम बढ़ाए, लेकिन इस मरतबा उसने दरवाज़ा बंद करते पलटकर फिर माँ की जानिब कदम बढ़ाए। माँ उठो, मुझे बताओ क्या मसला है? माँ के सर से कंप्यूटर उतारते वो नरमी से बोली। माँ ने नम आँखों से उसे देखा और फिर झट से आरज़ू के गले लगे रोने लगी थी। उसकी हिचकियाँ कमरे में गूंजने लगी थी। क्या हुआ, बताओ तो सही? माँ रो क्यों रही हो? आरज़ू उसकी पीठ से लाती बोली। माँ उससे अलग होती उसे देखने लगी। आरज़ू मैं मर जाऊँगी, मैं ये शादी नहीं कर सकती। माँ ज़ुकाम-ज़दा साँस अंदर खींचते बोली। आरज़ू ने लब्बी से उसे घूरा। तो किसने कहा करो शादी, मत करो, इनकार कर दो। ज़रूरी नहीं है कि बड़ों के फ़ैसलों पर तुम अपनी ज़िंदगी हिसाब बनाओ। अगर तुम्हें दानल पसंद नहीं तो मत करो। आरज़ू ने उसे हौसला देते कहा था। माँ ने नम आँखों से नफ़ी में सिर हिलाया। मैं ये निकाह इसलिए नहीं कर सकती आरज़ू, क्योंकि मेरा पहले से निकाह हो चुका है और निकाह पे निकाह तो जायज़ है नहीं। नहीं ना। माँ रोते हुए सिसक पड़ी थी। उसने फ़ैसला कर लिया था, वो आरज़ू को कम से कम सब बता देगी। आरज़ू उसकी बेस्ट फ्रेंड और अच्छी कज़िन थी और वैसे भी किसी को तो उसकी हालत का अंदाज़ा होना चाहिए था। क्या? ये क्या बोल रही हो तुम माँ? आरज़ू शौक के आलम में उसे देख रही थी। हाँ, सच कह रही हूँ। और फिर माँ ने आरज़ू को शुरू से एंड तक सब बता दिया, सिवाय उसके गैंगस्टर होने के। आरज़ू मुँह खोले उसकी बात सुन रही थी। माँ बताने के बाद फिर से चेहरा हाथों में छुपाए रोने लगी थी। अब क्या होगा आरज़ू? आगा जी को पता चला, वो मुझे कभी माफ़ नहीं करेंगे और मामा और बाबा सब मुझसे नफ़रत करेंगे। और अलेक्जेंडर, वो माँ कुछ कहते-कहते रुक गई। उसकी हिचकियाँ बन गई थी। अलेक्जेंडर का नाम लेते ही ज़ुबान लड़खड़ा गई। आँखों में खौफ दौड़ गया। कुछ नहीं होगा, तुम ये किसी को नहीं बताओगी। माँ मैं हूँ ना, मैं सब सँभाल लूँगी, यकीन रखो मुझ पर। मेरी तरफ देखो, मैं सब हैंडल कर लूँगी। उसने माँ के रोते हुए वजूद को झंझोड़ डाला था। माँ साकित नज़रों से आरज़ू को देखने लगी। मैं सबको देख लूँगी, कुछ नहीं होता, बस तुम खामोश रहना। तुम्हारा निकाह नहीं होगा, मैं कुछ करती हूँ। आरज़ू उसका सर सहलाते मज़बूत लहजे में बोली। तो माँ ने इस बात पे सर हिलाया। लेकिन हकीकत तो ये थी कि खुद आरज़ू को नहीं पता था कि वो क्या करे। अभी थोड़ी देर पहले वो भी इस वजह से सिसक रही थी कि घरवालों को पता चल गया तो वो और अब फिर ऐसी सिचुएशन उसके सामने आकर खड़ी हो गई थी। पहले कैसे रो रही थी और अब देखो। अब तुम रेस्ट करो, ऐसे ज़ाहिर करो जैसे कुछ नहीं हुआ। ओके, बी ब्रेव। वो मुस्कुरा कर बोली थी। माँ धीमा सा मुस्कुराई। आरज़ू वहाँ से उठती उसके कमरे से निकल गई। आरज़ू को अपना दिमाग माऊफ होता महसूस हो रहा था। वो अपने कमरे में आई थी जहाँ उसके मोबाइल पर दराब के ढेरों मैसेज थे। किसी में अजीब शायरी थी, किसी में उसकी खूबसूरती के कसीदे, तो किसी में इज़हार मोहब्बत करने पर खुशी का इज़हार। और मैसेजेस लगातार आ रहे थे। माँ ने फ़िज़िक्स की किताब उठाई। उसका पहला और अहम टारगेट टेस्ट था। माँ का निकाह कल था और आरज़ू को परसों उस लड़के का बंदोबस्त करना था। लेकिन पहले उसकी पढ़ाई अहम थी। मोबाइल उठाए वो बाहर निकल गई थी। हाल में नीचे फर्श पर बैठे उसने मोबाइल और किताब शीशे की मेज़ पर रखी थी। ये तो मेरे जैसे रट्टा लगाने लग गई है। एक गहरा सांस फजा के स्पुट करती वो अपने दिमाग को खोलने की कोशिश कर रही थी कि 4 लफ्ज़ फिज़िक्स के उसके दिमाग में चले जाएं। सब कुछ भुला है, वो पढ़ने में मगन हो चुकी थी। बार बार मोबाइल फ़ोन बजता उसका ध्यान बुरी तरह भटका रहा था। दराब खान की कॉल्स ने अब उसे गुस्सा दिलाना शुरू कर दिया था, लेकिन अभी वो बेबस थी, सो वो खामोश थी। मोबाइल को इग्नोर करते वो पढ़ने लगी थी और पढ़ते पढ़ते वो उठ कर टहलते किताब को बंद करते आंखें बंद किए घूम कर याद कर रही थी कि किसी तरह इसके जहन में वो फार्मूले चले जाएं ताकि वो पासिंग मार्क्स ले आए। ज़्यादा उसे चाहिए भी नहीं थे। चलो जी। आंखें बंद होने की वजह से वो अचानक ही किसी वजूद से टकराती नीचे गिरने वाली थी, जब मुकाबल ने उसे फुर्ती से थाम लिया था। आरज़ू की किताब छूटती ज़मीन पर गिर गई थी। इसे लगा वो किसी चट्टान से टकरा गई हो। हेसल आंखें खोल कर देखी तो इसकी कमर में हाथ डाले उसे थामे खड़ा था। आरज़ू बेसाख्ता सांस रोक गई थी। वो आंखें फैलाए दानियल सफ़ीर खान को देख रही थी। उसकी सख्त उंगलियां आरज़ू को अपनी कमर में धंसती महसूस हो रही थी। दानियल ने झटके से उसे उठाया था। लेंस मत लगाओ, चश्मा ही लगा लो, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। वो इसकी कमज़ोर नज़र पर तंज करते बोला। आरज़ू बस लब भींच गई। फ़िलहाल इतना दिमाग दुरुस्त नहीं था कि वो दानियाल से बहस करती, सो यहाँ से जाने का फ़ैसला किया था। किताब उठाते वहाँ से अंदर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई थी। दानियाल ने चौंकती नज़रों से उसे देखा। वो 2 कदम ही आगे बढ़ा था जब मेज़ पर रखा आरज़ू का मोबाइल बजने लगा। वो आगे बढ़ गया, लेकिन मोबाइल मुसलसल बज रहा था। नफ़ी में सिर हिलाते उसने मोबाइल उठाया था और फिर नीचे गिरे कुछ पेपर भी, जिन्हें देखते उसे अपना खून खोलता महसूस हुआ। वो तनफन करता भस्म कर देने वाले अंदाज में आगे बढ़ने लगा था। मोबाइल स्क्रीन पर उभरते मैसेजेस पर नज़र पड़ी। फिर मोबाइल ओपन करते ही स्क्रॉल करते उसे अपने जिस्म में जैसे आग दहकती महसूस होने लगी। इससे इसका पासवर्ड कैसे पता चल गया ना मोबाइल का? और यार तो इतनी तक कमी थी। उस दिन इसने दरवाज़ा लॉक नहीं किया था तब पकड़ी गई, अब मोबाइल का पासवर्ड नहीं लगाया तब पकड़ी गई। हक कहानी। धड़ाम से दरवाज़ा खोले वो अंदर दाखिल हुआ था। उसकी ये रगें उभरती सुलग रही थी। पंजाबी में ना जो ओल्ड लोग होते हैं ना, लाइक जिनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, नानी दादी, वो कह रहे होते हैं, कहते हैं हक कहा। धड़ाम से दरवाज़ा खोले वो अंदर दाखिल हुआ था। उसकी रगें उभरती सुलग रही थी। कौन है?
कौन है वो जिसे तुम पसंद करती हो? वो गुस्से से मुठियाँ बीजे शोला ज्वाला बना भंका रहा था। उसका बस नहीं चल रहा था सामने खड़ी लड़की को जिंदा ज़मीन में गाड़ दें। तो यानी उस दिन वो लड़का वो सब सच था? मैं किसी को पसंद नहीं करती। आरज़ू का लहज़ा लड़खड़ा गया था। उसने कभी दानियाल को इतने गुस्से में नहीं देखा था, लेकिन आज तो उसकी आंखों में एक अलग ही तेज बरपा था। उसे लगा था जैसे सब सही करने से पहले वो पकड़ी गई हो। बकवास बंद करो अपनी, ये सब क्या है फिर? हाँ, उसने चंद पेपर्स आरजू के मुंह पर मारे जो आरजू की फिजिक्स की किताब से निकले। वही लेटर थे जो दराब खान ने भेजे थे। और फिर आखिर में हाथ में पकड़ा आरजू का मोबाइल उसके आगे किया, जिसे देखकर आरजू को अब सही मायनों में अपनी जान निकलती महसूस हुई थी। सामने खड़े शख्स से इतना खौफ महसूस होने लगा था कि दिल बंद होने के दहाने पर था। वो मैं बस मेरा दोस्त है। आरजू से कुछ बोला ही ना गया। वो क्या बताती, उसे ज़बान से झूठ पिसला। और फिर उसकी बात सुनने की देर थी। उसने दांत पीसते मोबाइल पूरी कुव्वत से दीवार पर दे मारा। क्या आरजू डर के मारे उछली थी। इस वजह से तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी? तुम जैसी लड़कियां आखिर में जलील ही होती हैं। वो अपनी पूरी ताकत से आरजू के कंधों पर दबाव देता उसे झंझोड़ गया। अगर बिलफर्ज वो उसे पसंद करती होती तो? तुम किसी को पसंद करते हो तो वो ठीक है, अगर लड़की किसी को पसंद करे तो वो गलत है। ये कहाँ पे लिखा है? बस लाइक ना अच्छे वे में पसंद करे, हदूद में रह के। आरज़ू का दिल कांप उठा था। वो नफ़ी में सिर हिलाने लगी थी। उसकी आंखों से नमकीन पानी फिसलने लगा। नहीं, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। आरज़ू रोते हुए नम आंखों से बोली। नफ़ी में सिर हिलाती बोली। न जाने क्यों दानियाल सफ़ीर खान की आंखों में खुद के लिए बेयकीनी उसका दिल बंद करी थी। या शायद यहाँ कोई भी होता तो आरज़ू खान का दिल बंद होने वाला ही होता। मैं अभी जाकर आगा जी को बताता हूँ, और ख़बरदार अब अगर तुम इस घर से बाहर निकली, बस बहुत हो गया कोली जाना, मैं टांगे तोड़ दूंगा तुम्हारी। वो इसके कंधों को छोड़ते शोलाबार नज़रों से इसे घूरते एक एक लफ्ज़ चबा कर बोला कि आरज़ू ने नफ़ी में सिर हिलाया। अगर वो सबको बता देता तो सब लोग ही उससे नफरत करते। न जाने उसकी ज़ात के बारे में कैसा सोचते, जबकि ऐसा कुछ था भी नहीं जैसा वो सोच रहा था। दानियाल प्लीज़ नो, ऐसा कुछ नहीं है, प्लीज़ किसी को मत बताएं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो रोते हुए बोली। आरज़ू खान की हिचकियाँ बन गई थी और ये पहली बार था कि वो इतनी शिद्दत से दानियाल खान के सामने रो रही थी। हर मुजरिम पकड़े जाने के बाद यही कहता है। और क्या क्या देखूं मैं? उससे मोहब्बत का इजहार किया तुमने, साफ नज़र आ रहा है। और तुम मुझे बोल रही हो ऐसा कुछ नहीं है। मेरी एक बात याद रखना, आरज़ू खान जो लड़की घर की चार दीवारी को जेल समझे और उससे फ़रार होने के रास्ते तलाश करे ना, तो फिर सारी दुनिया उसे मुजरिम समझती है। सही बात है। वो उंगली उठाकर कड़े में ज़ब्त की हदों को छूता बोला। इस पूरे नावल में ना ये एक वाहिद डायलॉग है जो मुझे कभी ज़िंदगी में नहीं भूलता। उसकी आंखें सुर्खी टपका रही थी और जबड़े हद से ज़्यादा भींचे हुए थे। उसकी बात सुनते आरज़ू ने रोते हुए उसकी आंखों में नज़रों में देखा। वो तो शुक्र थी आरज़ू ने तस्वीरें डिलीट कर दी थी। उसने तो सारी चैट ही डिलीट कर दी थी, लेकिन दराब का बार बार कॉल्स करना और फिर बार बार इज़हार मोहब्बत करवाना, धमकियाँ देना और फिर माह की टेंशन, आरज़ू के दिमाग से सब फिसल गया। यही है तुम्हारा किरदार जिसके लिए चीख रही थी तुम उस दिन? बहुत चुभ रही थी तुम्हें ये पाबंदियाँ। अब आज़ादी की गिलाजत भरी सांस ले लेना आरज़ू खान। वो इस्तेसाई अंदाज में बोलते हुए इसके कमरे से निकल गया। पीछे आरज़ू रोते हुए मुँह पर हाथ जमा की आंखें मींची तो कहीं आंसू बह निकले। वो कैसे उसे बताती कि वो वैसी नहीं थी। वो सब उस तरह नहीं हुआ था जैसे बयान हो रहा था। वो बाइक की जानिब उसके पीछे भागी थी। वो नहीं चाहती थी जो आगे होने वाला था वो हो जाए। उसने तो कहा था वो सब संभाल लेगी, लेकिन शायद सब कुछ संभालना इतना आसान नहीं होता जितना हम सोचते हैं। वो दानियाल के पीछे भागी थी। दानियाल मेरी बात सुनो। वो पीछे से उसका बाजू अपनी पूरी ताकत से दबोचे उसे अपनी जानिब करती शिद्दत से बोली थी। उससे उन दोनों की आंखें सुर्ख हो रही थी। प्लीज़ मत बताइए किसी को। वो बहती आंखों के दरमियान बोली थी। दानियाल ने मुठ्ठियाँ बीचे उसे कहर ढाती नज़रों से देखा। क्यों ये सब करते हुए तुम्हें डर नहीं लगा? अब मंजर यहाँ पर आने से डर लग रहा है। दानियाल ने दांत कचकाते बोला। आरज़ू ने नम आंखों से उसे देखा। दिल किया वो इसे सब सच बताते, लेकिन क्या दानियाल सफ़ीर खान उसका अवलीन जानी दुश्मन उसकी बात पर यकीन करेगा? आरज़ू के दिमाग ने दहाई दी थी। ओके, गलती होगी, प्लीज़ मत बताएं, मैंने वैसे भी चले जाना है यहाँ से। आरज़ू का गला घूंटते वो सुर्ख चेहरा लिए बुरी बोली। आंसू का गला सॉरी मैं क्या, वो आरज़ू का गला घोंट रहा है, मारने का रहता है तुम्हारा। आंसू का गला घोंटते वो सुर्ख चेहरा लिए बोली। साहब बुरी तरह जवाब देने लगे थे। दानियाल ने दरिश्तगी बड़ी नज़रों से उसे देखा। शक्ल मत दिखाना मुझे दोबारा अपनी आरज़ू खान। वो उंगली उठाकर ज़बत से उसे देखते बोला। वो शर्मिंदगी के सारे के मारे सिर झुका कि काश बदला लेने की जगह तुम्हें थोड़ी अक्ल आ जाती। इज़्ज़तें बनाने में सालों लग जाते हैं और ख़राब करने में बस चंद पल। तुम्हारी ये हरकत चंद पल में ही हमारी इज़्ज़त दो कौड़ी की करके रख देती। मेरे सामने मत आना, वरना मैं न जाने क्या कर बैठूंगा। वो जबड़े बीजे सुलगती कनपटियों से उसे वार्न करता लंबे लंबे ढक भरता वहाँ से बाहर निकल गया। आरज़ू ने सख्ती से लब बीजे सिसकी रोकी, लेकिन आंसू बगावत करते आंखों से बह निकले थे। वो वहीं अपने कमरे के बाहर दीवार से लगी सिसकने लगी थी। घर की चार दीवारी महफूज पनाहगाह होती है जिन्हें कई लोग खुद तोड़ते हैं। कसूर सिर्फ उनका नहीं होता, कसूर उन बेज़र ख्वाहिशात का होता है जो दुनिया उसे दिखाती है। कसूर उन लोगों का होता है जो इन्हें समझाती है, इन्हें महसूस करवाती है कि वो कमतर हैं। वो गहरा ज़ुकाम ज़दा सांस खींचे उठ गई थी।
सही कहा, कसूर सिर्फ उनका नहीं होता, कसूर सबका होता है। उसकी आंखें बंद उसने आंखें बंद की और एक गहरा सांस भरा। वो आरज़ू खान थी। वो हार नहीं मान सकती थी। अगर हर कोई उसे गिराने पर तुला हुआ है तो क्यों ना सबको गलत साबित कर दिया जाए। रात रफ्तार रफ्तार बीतने लगी थी। गुजरती रात हर किसी की आंखों में कट रही थी। सबको अलग ही फिक्र सता रही थी, जबकि एक वजूद ऐसा भी था जिस सुकून से मज़े की नींद सो रहा था, और वो वजूद आरज़ू खान का था। अल्लाह माफ़ करे, ला हौला वला कुव्वत। मतलब दुनिया इधर से इधर हो जाए, सोना तो है भाई। ये मेरे वाली आदत है, बिल्कुल मेरे वाली आदत है। अगर मैं आपको अपनी नींद के किस्से सुनाऊँ ना तो आप लोग हंस के पागल हो जाएं। लेकिन कुछ लोगों को ऑब्जेक्शन होगा, हमारे यहाँ बोलने पे पहले ही बहुत ऑब्जेक्शन है, इस वजह से रहने दें। वो शाम से अपने कमरे में बंद थी और फिर रात होते होते वो सो गई। वो कितनी अजीब लड़की थी, इतनी परेशानी में भी उसके चेहरे पर सुकून बिखरा हुआ था। वैसे भी आरज़ू खान की पहली मोहब्बत थी उसकी नींद। सो वो सुकून से सो रही थी। सुबह घर से आती मुख्तलिफ आवाज़ों ने उसकी नींद में खलल डाला। एक जानलेवा अंगड़ाई लेते वो उठकर बेड पर बैठ गई और अब हर मंजर जहन के पर्दों पर किसी फिल्म की तरह चलने लगा। उसने रात फैसला कर लिया था उसे क्या करना है, बस अब अमल करना बाकी था। वो कभी ऐसा ना करती अगर महा खान, उसकी जान अजीज़ कज़न, इस वक्त मुश्किल में ना होती। वो उठी फ्रेश हुई, बाहर आ गई। बाहर तैयारियां जारी थी। हाल में सोफे पर बैठे अपने बाबा को देखते वो भाग कर उनकी जानिब गई थी। बाबा, आरज़ू ने चाहत से इन्हें पुकारा था। शहीर साहब ने उठते पलट कर उसे देखा और बाप की सीने से लगी थी। एक आंसू उसकी आंख से फिसला जिसे वो जल्दी से साफ कर गया। मिस यू बाबा, वो आंखों में तड़प लिए बोली। शहीर साहब ने मोहब्बत से इसके सर पर हाथ रखा था। आपने तो बाबा की बात ही नहीं मानी। शहीर साहब की ज़ुबान से शिकवा फिसला। वो लब काट कर रह गई थी। मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है, वो बाप का बाजू पकड़े बोली थी। शहीर साहब उसे लिए एक साइड पर आ गए। जी बाप बेटा बोलो क्या बात है। वो उसके चेहरे पर नजरें जमायन सवालिया हुए। बाबा, वो मैं दानियाल से निकाह पर राजी हूँ। हैं? वो अटकते लहजे में बोली। उसके दिलो दिमाग ने दुहाई दी थी कि वह ऐसा ना करे, लेकिन वो सिरे से इग्नोर कर गई। उसे किसी भी तरह महा का निकाह दानियाल से होने से रोकना था और इससे बेहतर तरीका उसे नज़र नहीं आ रहा था इस वक्त। दूल्हे को किडनैप कर लो, बात से फिर गया था। अब कह रही हो आप ये बेटा, अब इन सब का क्या फ़ायदा। वो इसकी बात पर हैरान हुए थे। आरज़ू खान, जिसे पिछले 2 हफ्तों से सब मना रहे थे, वो अपनी ज़िद पर अड़ी थी। और अब अचानक ऐसा भी क्या हो गया कि वो दानियाल से शादी पर मान गई थी। बाबा प्लीज़ आप आगा जान से बात करें प्लीज़। वो रहान सी हुई थी। शहीद साहब ने उसे सख्त नज़रों से देखते लब भींच दिया। ठीक है। वो वापस पलट गई। आरज़ू ने आंखों पर हाथ रख लिया, आंसू भी रोक दिए। वो खुद के लिए स्टैंड ले सकती थी, लेकिन अपनों की खुशी आरज़ू खान को अपनी खुशी से ज़्यादा अजीज़ थी। वो ज़बरदस्त से मुस्कुराई थी। ये क्या तमाशा लगा कर रखा है इस लड़की ने, मजाक चल रहा है क्या ये सब। आगा जी भड़क उठे थे। आरज़ू खान दरवाजे के इस पार खड़े, लब दबाए उनकी गिरजती आवाज़ सुन रही थी। हाँ बाबा, उसने अभी हाँ कहा। वैसे भी हम सब यही चाहते थे। शहीर साहब की दबी दबी से आवाज़ गूंजी थी। वो बेबसी से बोले थे। आगा जी ने सख्त नज़रों से शहीर साहब को देखा। हम क्या उसकी मर्ज़ी के गुलाम हैं। शहीर जब जी में आया वो बोल दिया। अब ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। समझा दो अपनी बेटी को। खेल नहीं खेल रहे हम लोग। खामोशी से महा का निकाह देखें और अमेरिका जाने की तैयारी करें। आरज़ू बाहर खड़े लब भींच गई। काश महा के साथ ऐसा ना हुआ होता तो वो कभी दानियाल से शादी करने को ना मानती, लेकिन काश। वो आराम से दरवाज़ा खोले अंदर दाखिल हुई। शहीद साहब समेत आगा जी ने भी उसे देखा। आरज़ू ने दरवाज़ा बंद किया। वो अब सर झुकाए खड़ी थी। आगा जान, मुझे एहसास नहीं था, मैं तो बच्ची हूँ ना, समझ नहीं पाई। इतनी तुम काकी। आप बड़े हैं, आपने कुछ सोच समझ कर ही फैसला किया होगा। जितनी तुम चालाक हो ना, बच्ची तो कहीं से नहीं लगती। आरज़ू सर झुकाए शर्मिंदगी से बोली थी। उसके लहजे में अफसोस था। आगा जी ने रुख मोड़ लिया। चली जाओ यहाँ से लड़की, अब ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। खामोशी से निकाह देखो और जाओ यहाँ से। आगा जी रुख फेरे बोले। वो शरारती लड़की ने हंसी थी, लेकिन पिछले 2 हफ्तों में वो जो गलतियाँ कर चुकी थी, आगा जी ने अपना दिल सख्त कर लिया था। आरज़ू ने नम आँखों से बाप को देखा जो नफ़े में सर हिला के। आरज़ू ने लब काटे थे, फिर 2 कदम आगे बढ़ी थी। सोफे के पास रखे मेज़ पर से फ्रूट बास्केट से छुरी उठा ली। अब ये वाह तरीका था उसके पास। तौबा तौबा। आगा जी ठीक है, अगर आप मुझे मुआफ़ करके मेरी शादी दानियाल से नहीं करवाएंगे तो मैं मर जाती हूँ। मेरे जीने का क्या मकसद। वो सू करते नम लहजे में बोली। शहीर साहब ने घबराते आगे बढ़कर उसके हाथों से छुरी पकड़ने की कोशिश की तो वो 2 कदम पीछे हो गई। आगा जी ने उसे और फिर उसकी कलाई पर रखी छुरी को देखा। मैं दानियाल के बगैर नहीं रह सकती, मेरा निकाह करवा दें उसके साथ। अल्लाह माफ़ करे। आरज़ू उन दोनों की तरफ देखते अटकते लहजे में बोली। उसका दिल बंद होने लगा था। बड़ी मुश्किल से उसने ऐसे मनहूस अल्फाज मुँह से निकाले थे। मनहूस। आरज़ू खान, तुम्हें शर्म हया है कोई। बड़ों के आगे कैसी दीदा दिलेरी से ये कारनामा कर रही हो। फ़ौरन इसे रखो वापस। आगा जी भड़क उठे थे। आरज़ू का दिल सूखे पत्ते की मानिंद कांपा, लेकिन वो नफ़ी में हिलाती कलाई पर छुरी का दबाव बढ़ा की, जिससे खून की नन्ही नन्ही बूंदें बाहर निकली। शहीद साहब ने तड़प कर उसे देखा। आरज़ू बेटा, खून निकल रहा है, रख दो इसे, हटा लो इसे अपने हाथ से। शहीद साहब परेशान लहजे में बोले। आरज़ू ने नम आँखों से नफ़ी में से हिलाया। नहीं बाबा, पहले आगा जान को मनाएं। बोले।
आप लोग मेरा निकाह दानियल से करवाएंगे या नहीं? मैं मोहब्बत करती हूँ इससे, मैं मर जाऊँगी इसके बगैर। एक दिल में मोहब्बत। आरज़ू नफ़ी में सिर हिलाती लड़खड़ाते लहजे में बोली। वो दोनों परेशान और फ़िक्रमंदी से उसे देख रहे थे। ठीक है, करवा दूँगा, हटाओ अब फ़ौरन इसे। आगा जी ने अपनी सरफिरी पोती के सामने हार मानी थी। वो बुज़ुर्ग थे, वो अच्छे से जानते थे आरज़ू झूठ बोल रही है। वो लड़की जो हर छोटी-छोटी बात का बदला लेती थी दानियाल से, उसे अचानक मोहब्बत कैसे हो गई उससे? लेकिन खैर फ़िलहाल यही बेहतर था। वैसे भी आरज़ू की हिफाज़त सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी उनके लिए। नहीं, आप वादा करें। आरज़ू नफ़ी में सिर हिलाते बोली। आगा जान ने खटखट नज़रों से उसे देखा। ठीक है, करता हूँ वादा। मतलब बीजे बोले। शहीद साहब ने नफ़ी में सिर हिलाते सर झुका लिया। न जाने क्यों इन्हें इस वक्त हंसी आ रही थी। मुझे भी आ रही है। मुझे पता था मेरे आगा जान मुझे कभी इनकार नहीं कर सकते। थैंक यू आगा जान। वो छुरी फेंकते भागकर उनके बाजू से लगी। आगा जान ने माथे पर बल डाले उसके चहकते चेहरे को देखा। जाओ, जाकर तैयार हो जाओ। वो उसे घूरते बोले। आरज़ू बाहर निकल गई। कमरे से बाहर आते उसने गहरा सांस भरा। हंसी चेहरे से गायब हो गई। अब वहाँ संजीदगी थी। अपनों की खुशी के लिए कभी कभी इंसान हद पार कर जाता है। कितना नाटक करना पड़ता है। बस झटकती आगे की जानी बढ़ गई क्योंकि उसे बस तैयार होना था। बाकी काम आगा जान ने संभाल लेना था। दानियल का ख्याल आती उसका हलक तक कड़वा हुआ था। तुमने आगा जी को कैसे मना लिया आरज़ू? वहाँ फिक्रमंदी से बोली। आरज़ू अपना लहंगा देख रही थी जो रेड एंड गोल्डन कंट्रास्ट पर था। आरज़ू ने बुरा सा मुंह बनाया। बोल क्यों नहीं रही आरज़ू? और तुम तो दानियल से निकाह नहीं करना चाहती थी ना? मेरी वजह से तुम ये सब कर रही हो ना? माँ अफसुर्दगी से बोली। आरज़ू ने गहरा सांस भरते रुख उसकी जानिब किया। हाँ, तुम्हारी वजह से कर रही हूँ। मुझे झूठ बोलने की ज़्यादा आदत नहीं है ना। मैं किसी का आदत नहीं है ना, मैं किसी का दिल रखती हूँ क्योंकि मेरे पास मेरा अपना है। लेकिन कुछ खास लोग होते हैं, हमें इनका दिल रखने के लिए अपना दिल मारना पड़ता है। तुम खास हो माँ। मेरे लिए वैसे भी उस दानियल के बच्चे की तो खैर नहीं, अब बीवी बनकर जीना हराम करूँगी। आरज़ू बोलते बोलते आखिर में खतरनाक मुस्कुराहट के साथ बोली थी। माँ बगैर कहे कुछ कहे उसके गले लग गई। तुम वाकई सब संभाल लेती हो आरज़ू खान। वो नम लहजा लिए बोली। आरज़ू खुलकर मुस्कुरा दी थी। लेकिन ये बात आरज़ू ही जानती थी वो कैसे ये सब बर्दाश्त कर रही थी। अपने शोहर के रूप में तो उसने एक ऐसे इंसान को सोचा था जो उसका ख्याल रखे, उसके नखरे उठाए, और यहाँ मिल कौन रहा था जिसके खुद के नखरे नहीं ख़त्म होते। रिश्ते के बाद भी वो यहाँ ही रहेगी। इतना गले क्यों लग रही हो तुम लोग? नूर बेगम कमरे में दाखिल होते बोली थी। आगा जी ने घर के तमाम अफराद को अच्छे से समझा दिया था कि आरज़ू का निकाह हो रहा है दानियल से, और ख़ास उन्होंने बताया था कि आरज़ू खान दानियल को पसंद करती है, जिसे सुनते सब शौक के आलम में मुँह खोले एक दूसरे को देखने लगे थे। जल्दी से लहंगा पहन लो, फिर ब्यूटिशियन तैयार करेगी तुम्हें। रुखसार बेगम भी कमरे में दाखिल होते बोली। आरज़ू ने इस बात में से हिलाया। फ़िलहाल आरज़ू से किसी ने कुछ नहीं पूछा था। सब खुश थे कि आरज़ू कहीं नहीं जाएगी, और रुखसार बेगम तो बेटी के फैसले पर सदके वारी जा रही थी। उसके आरज़ू लहंगा उठाए वाशरूम गई और फिर तकरीबन 7 मिनट बाद वह बाहर निकल आई थी। अब कमरे में उसके अलावा कोई नहीं था। उसने आईने में अपने अक्स को देखा। क्या वो इस शख्स के लिए सजने वाली थी जिसकी नज़रों में उसका किरदार मशकूक था? क्या वो शख्स उसे कभी कबूल करेगा या वो कबूल कर पाएगी उसे? दरवाजे पर होती दस्तक पर वो चौंकी। उसने अंदर आने को बोला। ब्यूटिशियन अब अंदर आ गई थी, जो थोड़ी देर पहले बाहर गई थी। आरज़ू गहरा सांस भरते चेयर पर बैठ गई और ब्यूटिशियन महारत से अपना काम करने लगी थी। आरज़ू खान ने खुद को इस हद तक मजबूत किया था कि दानियल फ़कीर खान के तीखे ज़हरखुंद लफ्ज़ों की काट उसके दिल के टुकड़े टुकड़े न करते। तकरीबन 2 घंटों में वो मुकम्मल तैयार थी। उसने भारी पलके उठाकर आईने में देखा। वह सांस रोके खुद के वजूद को देख रही थी। वो बहुत हसीन लग रही थी, लेकिन ये हुस्न, ये सजना संवरना आरज़ू खान के लिए बेमायनी था। माँ कमरे में इंटर हुई। आज आयशा का वलीमा था, सो वो भी बिल्कुल तैयार बाहर मिराज के साथ स्टेज पर बैठी हुई थी, और अब आरज़ू को बाहर बुलाया जा रहा था। माँ ने आरज़ू के क़यामत के हुस्न को देखा। उसके लबों से बेख्तियार माशाल्लाह निकला था। सारी हीरोइनें ही बस ना खूबसूरत होती हैं और असल लड़कियाँ चुड़ैलें हैं ना। ब्यूटिशियन भी आरज़ू की तारीफ़ करती अपना सामान लेती चली गई। अगर लड़के नावल पढ़ते हैं ना, लड़कियों सोचो ज़रा, जो तुम लड़कों को कहते हो ऐसे नहीं, ऐसे होने चाहिए, सलार जैसे होने चाहिए, फलाने जैसे होने चाहिए। अगर लड़के कहते हैं कि मामा जैसे होनी चाहिए, उसके जैसे होनी चाहिए, फिर ब्यूटिशियन भी आरज़ू की तारीफ़ करती अपना सामान लेती चली गई। पेमेंट उसकी पहले ही हो चुकी थी। बाहर बुला रहे हैं तुम्हें, माँ ने नज़र चुराते कहा। आरज़ू की सारत की ज़िम्मेदार वो कहीं ना कहीं खुद को ही समझ रही थी। चलो। आरज़ू लबों को बाहम जोड़े आगे को बड़ी। लहंगा काफ़ी हैवी था। माँ ने उसे सहारा दिया था। वो खुद पिंक और ब्लैक कंट्रास्ट की नेट की फ्राक में बहुत हसीन लग रही थी, मगर आज दोनों दोस्तों के चेहरों पर उदासी थी। तुम चाहो तो मैं सबको सच बता देती हूँ, फिर सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें यह शादी नहीं करनी पड़ेगी। माँ लपकारते बोली। आरज़ू ने चादर उठाई और अपने ऊपर डाल ली। उसने घूंघट निकाल लिया था। स्किन कलर की चादर से घूंघट निकाली। उसने नफ़ी में सिर हिलाया। माँ ने चौंक कर उसे देखा। माँ को बहुत बुरा लग रहा था। आरज़ू खान ऐसी नहीं थी, और अब शायद वो खुद को मजबूत कर रही थी या शायद अपने आंसू छुपाने की कोशिश कर रही थी। सब ठीक हो जाएगा माँ, मैं सब संभालूंगी, तुम फिक्र ना करो, किसी को कुछ भी मत बताओ। जब वक्त आएगा तब बता देना। अब चलो। वो माँ को कहते आगे को बढ़ी। जब रुखसार बेगम कमरे में दाखिल हुई थी, आरज़ू को शॉल से खुद को कवर किए और घूंघट निकाले देखकर वो चौंकी, फिर सर झटका।
माँ तुम जाओ बाहर बेटा, मैं आरजू को लेकर आती हूँ। रुखसार बेगम ने नरमी मोहब्बत से कहा तो वो सर हिलाती बाहर निकल गई। आरजू लब्बी जो रुखसार बेगम के साथ चलने लगी थी, शाल के पार उसे मंजर धुंधले से नजर आ रहे थे। वो इन्हें आवाज़ा नहीं देख सकती थी। रुखसार बेगम उसे बाहर ले आई थी। सब लोग खामोशी से लपसिए उसके वजूद को देख रहे थे। दाना फीर खान से पर मुठियाँ बाहें जोड़े ऑफ वाइट कुर्ते में, कंधे पर काली मर्दाना शाल रखे, कलाई पर महंगी घड़ी बांधे, पाँव में पेशावरी चप्पल पहने, बालों को जेल से सेट किए, बस कर दो, लब पीछे बैठा था। रुखसार बेगम आरजू को स्टेज तक लाई थी। उन्होंने चंद पल दानल का इंतजार किया था कि वो उठे और दुल्हन को सहारा दे, लेकिन वो सकता साथ ले बैठा रहा। मिराज ने अफसोस से उसे देखा। रुखसार बेगम ने मुस्कुराहट लबों पर से जाते खुद ही आरजू को ऊपर स्टेज पर बिठा दिया। काजी साहब निकाह शुरू करें, आगा जी ने कहा तो काजी साहब ने निकाह शुरू किया। आरजू शहीद खान वल शहीद खान, क्या आपको दानल सफ़ीर खान वल सफ़ीर खान से सिक्का राजुल वक्त 50 लाख हक महर इनका कबूल है? इन्ने पैसे उन्होंने को कितों आ जाते हैं यार। काजी साहब ने घूंघट ओढ़े वजूद को देखते कहा, लिखने ही होते हैं भला 10 करोड़ लिख दो। जबकि कब से सख्त तासात चेहरे पर सजाए बैठे दानियल ने हैरत से बाप की तरफ देखा और फिर आगा जान की तरफ। आरजू खान, उसका निकाह तो महा खान से हो रहा था ना, ये आरजू खान कहाँ से आ गई थी? आसमान से। तीसरी नज़र उसने घूंघट वाले वजूद पर डाली। स्किन कलर की शाल से अब आरजू का चेहरा उसे बहुत ही मुश्किल से नजर आया था। उसने गुस्से से मुठियाँ पीछी थी, गर्दन की नसें तेज सांस लेने की वजह से फूलने लगी थी। क्या आपको ये निकाह कबूल है? काजी साहब फिर से बोले। घर के तमाम अफराद लब पीछे खड़े थे, जैसे ये कोई बहुत ही मुश्किल मरहला हो, और ऐसा ही था। दो नापसंदीदा शख्सियात आपस में एक बंधन में बनने वाली थी। दानल सोफे से उठने लगा था जब सफ़ीर साहब ने पीछे से आते उसके कंधे पर दबाव डाला और इसे आंखों की इशारे से खामोश रहने का कहा था। वो ज़बत से सुर्ख होते चेहरे से जबड़े पींच गया। कबूल है, कबूल है, कबूल है, लाइक उसने अटक अटक के कहा। आरजू ने 3 मरतबा जुमले अदा करते अपने तमाम जुमले कूक उस शख्स के नाम कर दिए जिसकी पाबंदियाँ उसे अपने वजूद पर गवारा नहीं थी। वो 2 आंसू टूट कर उसके दामन में गिर के थे। काजी साहब ने वही जुमले दानल की जानिब रुख करते दोहराए थे। सबके चेहरे फिक्रमंदी से तन गए। हर कोई इसी सोच में था कि वो सरफिरा शख्स न जाने क्या करेगा, लेकिन आगा जी जानते थे दानल सफ़ीर खान की इज़्ज़त पर कभी आँच नहीं आने देगा। उसकी हैरत बता रही थी, वो पहला ऐसा दूल्हा था जिसे यही पता नहीं था कि उसकी दुल्हन थी कौन। उसकी शादी किससे हो रही थी? कबूल है, कबूल है, कबूल है। तीनों बार बोलते उसके लहजे का सरपन भरता चला गया। आरजू का दिल कपकपा उठा था। सबने सुक्का सांस लिया तो ये सब उसे इलम मिलाए बगैर किया गया था। उसने एक सख्त नज़र सब पर डाली थी। मिराज लब दबा गया, आयशा ने उसे घूरा। उन दोनों से साइन लिए गए। हर कोई एक दूसरे को मुबारकबाद देने लगा था। सफ़ीर साहब और शहीद साहब दोनों भाई एक दूसरे के गले लगे थे। रुखसार बेगम ने मुस्कुरा कर बेटी को देखा, उनकी आंखें नम हो गई। घूंघट उठा लो, मिराज ने लब दबाते कहा। दानल ने सख्त नज़रों से उसे घूरा था। उसने दांत पीसते सबत के बंद भाते घूंघट उठा दिया। आरजू ने पलकों की झालर उठाकर नम आंखों से उसे देखा था। वो चंद पल जैसे तिलस्म सदा लम्हों में कैद होता उसकी आंखों में लगे काजल में खो गया। वो आंखें दानियल सफ़ीर खान के दिल को जैसे मुट्ठी में कैद करने लगी थी। दानियल ने लब खींच दिए। तभी न जाने किसी ने पीछे से सॉन्ग प्ले किया था। ओके, एक सॉन्ग है, इसको सुन के ना मुझे स्टोरी लाइक कोई याद आ जाती है। वैसे तो मुझे किसी नावल में सॉन्ग नहीं पसंद, चाहे वो मेरी फेवरेट राइटर का हो, किसी का भी हो। अगर तो लाइक सॉन्ग किसी वजह से लिखा गया है तो ठीक है, लेकिन अगर मतलब लाइक खामखाई ऐड हुआ है ना तो नहीं। ओके, सॉन्ग है ऐसा लगता है क्यों तेरी आंखें जैसे आंखों में मेरी रह गई। क्या है सॉन्ग है? मेरे दिल मुबारक हो, यही तो प्यार है। हाँ प्यार है, वो प्यार है। दानियल वापस सोफे पर टिक के आरजू से झुकाया बैठी थी। हर कोई उसके हसीन चेहरे को देख माशाल्लाह के बिना न रह सका था। आशा ने मिराज को घूरा क्योंकि सॉन्ग का प्लान उसी का था। दानियल का जबरदस्त जवाब देने लगा था। वो बगैर किसी की जानिब देखे मुड़ियाँ पीछे स्टेज से उतरा और फिर वहाँ से जबड़े पीछे हद से ज़्यादा गुस्से में निकल गया। आरजू ने उसकी पुश्त को देखा था। रात के तकरीबन 11 बजे आरजू को माँ उसके कमरे में छोड़ कर आई थी। एक बोझ था जो उसके वजूद से हट गया था। वो वाकई दिल से आरजू खान की शुक्रगुजार थी। मेहमान जा चुके थे और बाकी सब अपने कमरे में थे सिवाय दानियल के, जो घर के बाहर ने जाने ने कहा था। माँ अपने कमरे में आई थी, दुपट्टा उतार के सोफे पर डाल दिया। बेड पर आती लेटने ही लगी थी जब बेड के करीब खाली जगह देख उसका मुंह बन गया था। शादी की तैयारियों में शायद फ़रोज़ा ने ध्यान ही नहीं दिया था और वो खुद भी पानी रखना भूल गई थी। मत जाओ किचन में। जब भी ऐसे कोई हीरोइन किचन में जाती है ना, कुछ ववेला ही होता है। जग उठाते वो मुर्दा कदमों से बाहर की जाने बढ़ी थी। किचन में जाते हाथ मार कर लाइट ऑन की और स्लिप से पानी बोतल उठा कर जग में डाली। जब अचानक लाइट ऑफ हुई थी, माँ ने सांस रोक ली। उसके नथनों से मर्दाना क्लोन की खुशबू टकराई थी। माँ ने कदम पीछे की जानिब लिए। वो इसकी खुशबू पहचान सकती थी। अलेक्जेंडर, वो लड़खड़ाते लहजे में मध्यम आवाज़ से बोली, ऐसे मत पुकारा करो मुझे बटरफ्लाई। उसके पेट पर हाथ रखने से खुद से लगाते बोला। माँ का सांस अटका था। अलेक्जेंडर ने जग उसके हाथों से लेते स्लिप पर वापस रखा था।
हटो, महा सूखे पड़ते लबों पर ज़बान फेरते बोली। जब अलेक्जेंडर ने उसे मज़ीद खुद के करीब कर लिया, उसका रुख अपनी जानिब करते अलेक्जेंडर ने उसे बाँसों में भरा था। महा की आंखें हैरत और खौफ से फैल गईं। अगर किसी ने भी उसे देख लिया तो क्या होगा? महा सोचकर ही घबरा गई थी। जबकि वो खामोशी से चल रहा था, उसके कदम महा के कमरे की ही तरफ थे। नीचे उतारो मुझे, पागल हो गया तुम? कोई जाग गया तो नीचे उतारो अलेक्जेंडर। महा उसके बाजू में मछली थी। अलेक्जेंडर खामोशी से उसके कमरे में इंटर हुआ, कमरा बंद किया और उसे लाते बेड पर उतार दिया। मुझे किसी दूसरे से मत डराया करो बटरफ्लाई, मैं किसी के बाप से नहीं डरता। वो मुंह चलाते बोला। शायद वो गम चबा रहा था। मुंह चलाते उसके गाल का गड़ा वाज़ा हुआ, जिसे महा ने आज पहली बार देखा था। महा को तो उसका नाम भी उस दिन पहली बार पता चला था, जब उसने खुद को गैंगस्टर बोला था। वरना निकाह पर उसे होश कहाँ था? अपने बाप से भी नहीं। महा ने उसकी तरफ देखा, जो हैड सर से उतार चुका था। उसके कदम वो बेड की जानिब थे। वो बेड पर बैठे महा को देखने लगा। महा ने खुद के वजूद को देखा। वो दुपट्टे से बेनियाज थी। पिंक और ब्लैक कलर की फ्राक में उसका नाजुक वजूद बाज़ा था। उसने सोफे पर पड़े दुपट्टे की तरफ देखा। मेरा बाप नहीं है। वो उठा, बेड से नीचे उतर गया। कोई भी ऐसा जब कहता है ना, मुझे साथ ही ये याद आ जाता है जब फिर आपने उसे लाइक कहा ना, और उसने एंड पे क्या तुम डाउनलोड हुई थी, मुझे साथ ही वो याद आ जाता है। पहले भी ऐसा ही हुआ था। वो उठा, बेड से नीचे उतर गया। महा ने गहरा सांस लिया। इसकी मौजूदगी महा की सांसें रोकने के लिए को काफ़ी होती थी। वो भी बेड से नीचे डिस्टर्बेंस के लिए सॉरी वो भी बेड से नीचे उतरी थी ताकि दुपट्टा उठाकर खुद पर ओढ़ सके। मैं वीडियो इसलिए कट नहीं कर रही, वैसे तो मैं वीडियो कट करके वापस पढ़ लेती, बट मैंने इसलिए नहीं की कि आप लोगों तक ये नावल जल्दी पहुँच जाए। बबलगम डस्टबिन में फेंकते वो महा की जानिब फुर्ती से लपका। छोड़ो मुझे। महा उसके अचानक खुद के करीब आने पर सटपटाई थी। नहीं, दिमाग इजाज़त नहीं दे रहा। पीछे से महा के कंधे पर अपनी हल्की बड़ी बेड रगड़ते वो गंभीर लहजे में बोलता। महा की रूह फना कर गया था। दिल होता है। महा ने उसका जुमला शायद दुरुस्त करना चाहा था, जबकि उसका सुलगता तपता लिमस उसे अपनी गर्दन की पिछली जानिब महसूस हुआ तो वो खुद में सिमट गई। वो काम नहीं करता। महा का रुख अपनी जानिब करते हुए उसके नाजुक लबों की कोशिश अपने लबों की सख्त गिरफ्त से छूते बोला। महा की आंखें मुतहिर हुई थी। कमर पर उसकी गिरफ्त सख्त हुई। यहाँ वापस क्यों आए? महा उसे खुद से दूर रखने की कोशिश करते अटकते लहजे में बोली। अलेक्जेंडर ने उसकी थोड़ी अपनी दरमियानी उंगली से ऊपर उठाई। महा ने तिलिस्म शुदा आंखों में देखा। महा की दिल की दुनिया में तूफान बरपा हुआ था। वो आंखें किसी को भी अपने सहर में जकड़ कर उसकी रूह पर काबिज हो सकती थी। महा नजरें चुरा गई। तुम्हें एक काम बोला था बटरफ्लाई, वो इस मर्तबा सर्द लहजे में बोला। महा ने उसके चेहरे के एकदम बदलते तासरात को देखा तो रूह कांप उठी थी। सरसराती उंगलियों का लिमसे से अपनी कमर पर महसूस हुआ। शोहर की हुकूमत अलवी नहीं करते। महा को अपनी पिछली जानिब उसकी उंगलियों का लिमस अपनी फ्राक की जिप पर महसूस हुआ था। वो आंखें फैलाए उसे देखने लगी। ओके, वो अटके लहजे में तेज़ी से बोली थी और इतनी तेज़ी से उससे अलग हुई थी। अलेक्जेंडर ने उसे तीखी नज़रों से देखा। वापस जगह पर आओ, वो सर्द लहजे में बोला। महा ने नफ़ी मिसरे लाया। महा, वापस जगह पर आओ। वो वहशत से लबरेज लहजे में लफ्ज़ चबा चबा कर अदा करते बोला। नहीं, क्या कर रहे हो मैं मजबूर हूँ, इसका मतलब ये नहीं तुम मेरा फ़ायदा उठाओ। महा 2 कदम मज़ीद पीछे हुई थी। अलेक्जेंडर ने माथे पर तेवरी चढ़ाया हेज़ल ग्रीन आंखों में सफाकियत भरे उसे देखा। तुम्हें लग रहा है मैं तुम्हारी चाह कर रहा हूँ? हं, जानती हो ना मैं कौन हूँ? मेरे एक इशारे पर कई सौ लड़कियाँ मेरी हर ख्वाहिश पूरी कर सकती हैं और कर भी रही हैं। अपनी ये खुशफहमी अपनी जहन से निकाल दो। फिर इसके बाद तुम क्या छुपारे खाने आते हो हैं? एमी वो इसके लहजे और लफ्ज़ों में छुपे मतलब को समझते इस्तज़ाइया अंदाज में इसका मजाक उड़ाते बोला। इसी वजह से ये मुझे जहर लगता है। लोगों को ये बहुत पसंद था, लाइक दानियाल से ज़्यादा, बट मुझे ये बहुत ज़हर लगता है। लाइक एंड तक इसका दिल नहीं पिघला, इतना कमबख्त था ये। महा ने भीगी आंखों से उसे देखा, जब हैट सर पर पहने दरवाजे के करीब खड़ा था। मुझसे निकाह क्यों किया? महा नम लहजे में बोली। वो वाकई डैडली गैंगस्टर था। वो बस तकलीफ देना चाहता था। वो बहुत बुरा था। तुमने खुद इज्जत की बातें की थी बटरफ्लाई, मैंने तुम्हें मजबूर नहीं किया था। ये मत सोचना मैं तुम्हारे पीछे पागल हो जाऊँगा, तुम्हें मनाऊँगा। मैं चाहूँ तो अभी अपना हक तुमसे वसूलूँ, लेकिन क्या है ना, मेरे लिमिट्स के काबिल नहीं हो तुम। वो तंज के तीर तीर चलाता महा की ज़ात को पल में बेज़र कर गया। महा ने भी यकीनी से उसे देखा। तुम्हें क्या लगता है मैं मर रही हूँ तुम्हारे लिए? महा की आंखें बार बार भीग रही थी। वो सुरक्षा चेहरा लिए बोली। किसने कहा तुमसे? मुझे लग रहा है बटरफ्लाई, मुझे यकीन है तुम्हारा दिल मेरी कुर्बत के लिए तरस रहा है। सर पे हाथ मार लिया मैंने। लाइक इसे इतना यकीन कैसे हो सकता है? वैसे देखा जाए तो उसकी बात ठीक है। एमी उसकी आंखों पे फिदा हो जाती है। वह साइड स्माइल लबों पर सजाता बोला। उसके लहजे में यकीन था। महा का दिल तेज़ी से धड़का था। दिल ने शिद्दत से दुहाई दी कि अलेक्जेंडर के लफ्ज़न करीब सच हो जाएंगे। तुम बहुत बुरे हो, महा ने अफसोस भरी नज़रों से उसे देखते कहा। तुम हमेशा सच बोलती हो। हैट उतारते उसने दोनों बाजू फैलाए, थोड़ा सा झुकते जैसे दाद वसूल की। महा का लश्कर रह गई थी। फाइल निकाल कर रखना, मैं लेने आऊँगा। वापस उसे देखते वो बोला।
और बाहर निकल गया। माँ सोफे पर गिरने के अंदाज में बैठी थी, उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। अलेक्जेंडर की ऐसी बातें सुन उसे बुरा लग रहा था। माँ ने होंठ रगड़ डाले, वो उसके लिए मुझको मिटा देना चाहती थी। वो क्यों इसके बारे में सोचे जब वो उसकी ज़ात को इतना हकीर जान रहा था। माँ ने बेदर्दी से आंखें रगड़ डाली थी। ओके जी गाइस, यहाँ पे पार्ट को एंड कर देते हैं। लाइक ना फिर आप लोगों तक नावल नहीं जाएगा अगर मैंने थोड़ा सा इसको मज़ीद किया। और वैसे भी आप कौन सा रिस्पॉन्स देते हैं इतना अच्छा, तो थोड़ा पढ़ूँ या ज़्यादा पढ़ूँ तो आप लोगों को तो मसला ही नहीं होना चाहिए। लास्ट 2 डे से आप जो जितना मुझे खपा रहे हैं ना, और ओनर को खपा रहे हैं, वो आगे मुझे लाइक नावल देती हैं। अगर आप लोग एक वीडियो को शेयर कर देंगे तो क्या आपके हाथ घिस जाएंगे हैं। अगली वीडियो में मैं मिलती हूँ, अगले पार्ट के साथ, सॉरी एपिसोड 4 में मिलती हूँ। और इसको शेयर कर दीजिएगा, कुछ नहीं हो जाएगा।